जब होश संभाला, घर में अम्मा को सिलाई करते और मामू को सौदा सिलफ लाते देखा। इन दोनों के मुंह से मरहूम अब्बा का जिक्र भी सुना करती थी कि बहुत शरीफ तबीयत और नफीस आदमी थे। किताबों की दुकान थी, इल्म दोस्त थे, मोहल्ले में सभी उनकी इज्जत करते थे। लेकिन जिंदगी ने वफा न की और उन्हें कमसुन मामू के सहारे छोड़कर चल बसे। दुख सुख के दिन यूं तो करके गुजरते रहे। मैं स्कूल में पढ़ती रही और माँ सिलाई करती रही। घर में रोज मोहल्ले की औरतों का आना जाना रहता था, क्योंकि अम्मी बहुत उम्दा सिलाई करती थी। उन्होंने गवर्नमेंट वोकेशनल सेंटर से 2 साल डिप्लोमा किया था। कुछ इतना शौक था कि कटिंग भी ताकती। क्या जानती थी कि ऐसा वक्त आ पड़ेगा कि ये शौक इनके लिए गुजर औकात का वसीला बन जाएगा। बेशक मोहल्ले में उनके मुकाबले का कोई न था। हुनरमंदी और सिलाई में टेलर मास्टर को भी पीछे छोड़ दिया था। दर्जी इस दौर में एक सूट का 400 रुपये लेता, तो ये 100 में इससे अच्छा सी दिया करती थी। तभी सारे मोहल्ले के कपड़े सिलने उनके पास आने लगे। माँ की मशीन से ऐसी संगत हो गई कि सर खुजाने की फुर्सत न रही। आम दिनों के अलावा ईद शादी के मौसमों में औरतों का हमारे घर तांता बन जाता और ढेरों कपड़े सिलने को आ जाते। मैं बामुश्किल मैट्रिक कर सकी। माँ ने मुझे घरदारी संभालने के मिशन पर जो लगा दिया था, उन्हें अब मेरी शादी की फिक्र थी, जिसके लिए उनके ख्याल में जहेज ज़रूरी था, वरना किसी माकूल घराने से रिश्ते की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। मामू ने एफएससी करने के बाद औदियात के स्टोर पर मुलाजमत करने की खातिर ज़रूरी कोर्स किया। फिर फार्मेसी स्टोर पर सेल्समैन हो गए। मामू भी कमाने लगे। हमारे घर के माली हालात संभल गए। वालदा चाहती थी अपने भाई की शादी कर दें और भाभी घर संभाल ले, लेकिन मामू राजी ना हुए। उनका कहना था पहले नाजिया की शादी हो जाए, इसके बाद मैं अपना घर आबाद करने के बारे में सोचूंगा। मोहल्ले की तमाम खवातीन से वालदा की अच्छी वाकफियत थी कि उनका बरसों का आना जाना था। जब वो कपड़े सिलवाने आती, थोड़ी देर बैठकर मेरी माँ से दुख सुख भी कर लेती। अक्सर खवातीन अपने जवासा बच्चों के रिश्ते के बारे में तफक्कुर का इजहार करती। बहन, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। ऐसा कहने का मतलब ये होता कि किसी दूसरी खातून ने अगर यही पैगाम दिया तो वो दोनों तरफ बात पहुंचा दे। वालदा ये काम बाखूबी कर सकती थी। जब एक बीबी कहती मुझे बेटी के लिए अच्छा लड़का मतलूब है, तो दूसरी जब आती वो अपने बेटे के लिए किसी पढ़ी लिखी लड़की के रिश्ते की तालिब होती। वालदा उसे बता देती कि फला बीबी ने मुझे कहा था, तुम्हारा तस्करा ज़रूर उनसे करूँगी, किस्मत में होगा तो रिश्ता मिल जाएगा। रिश्ते नाते ऐसे ही किसी वसीले से होते हैं। जब दो खवातीन की ज़रूरत का तस्करा वालदा की ज़बानी हो जाता तो एक दूसरे से राब्ता कर लेती। यूँ कई रिश्ते बनते और शादियाँ हो जाती। वालदा सिलाई वाली खाला के बाद रिश्ता कराने वाली खाला मशहूर हो गई। हालांकि अम्मी जान का इसमें कोई शऊरी अमल दखल नहीं था। वो फी सबीलिल्लाह तस्करा करती थी, शायद किसी का काम हो जाए। अगर दुआओं से तकदीरें बदलती हैं तो मुमकिन है किसी की दुआ के सदक़े में उनकी बेटी का नसीब भी खुल जाए। जितनी खवातीन कपड़े सिलवाने आती, वो अब ज़्यादा इस गर्ज से आने लगी कि कुलसूम बीबी को बहुत अच्छे घरानों की बीवियां जानती हैं, उनके ज़रिए रिश्ते हो जाते हैं, लिहाजा हम भी उनसे जाकर मुदा कहेंगे तो हमारी बच्ची के नसीब खुल जाएंगे। इधर अम्मी जान को रोज़ो शब मेरी फ़िक्र घुला रही थी। कहती थी ये खैर से अपने घर की हो जाए तो मैं चैन से मर सकूंगी। यूँ माँ और मामू किसी अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में रोज़ जीते और रोज़ मरते रहे। वालदा के तवस्सुत से दर्जनों लड़कियों के रिश्ते हुए, लेकिन मेरे लिए वो ना आया जो मुझे डोली में बिठाकर अपने घर ले जाता। वालदा हर खातून को रिश्ता बताती, मगर अपनी बेटी के लिए ज़बान न खुलती। उन्हें लिहाज आता था। सोचती ज़रूर थी कि रिश्ता ढूंढती फिरती हैं। मुझसे बार बार कहती हैं हमारा बेटा पढ़ लिख गया है, बरसरी रोज़गार है, बिजनेसमैन है, ये है वो है। आखिर उन्हें मेरी बेटी क्यों नज़र नहीं आती? गुर्बत घर की बांदी हो जाए तो अच्छे रिश्ते भी मुश्किल से आते हैं। मोहल्ले वाले कुछ अमीर कबीर, कुछ खाते पीते और खुशहाल लोग थे। अम्मी हर किसी से दुख सुख करती। जाने कितने लड़के पढ़ लिख कर जवान हो गए, अफसर भी हो गए, लेकिन ये किसी ने ना पूछा कि तुमने अब तक नाजों का रिश्ता क्यों नहीं किया, आखिर कब तक घर में बिठाए रखोगी? कुलसूम की बेटी पर किसी की नज़र नहीं। हालांकि मैं खूब सलीकामंद, सुघड़, खूबसूरत और बाअदब थी। जो आती कहती कुलसूम तेरी बेटी लाखों में एक है,
अल्लाह नसीब अच्छा करे, साहिब नसीब हो। इस दुआ पर अम्मा अब खुद मुंह से कहने लगी थी, कोई अच्छा रिश्ता आ जाए मेरी नाजों के लिए, बस यही मेरी दुआ है। जवाब मिलता, अल्लाह ने चाहा तो नसीब खुल जाएगा। वक्त गुजरता गया। मोहल्ले की कई लड़कियां सुहागने और लड़के दूल्हा बने, फिर बच्चों के माँ बाप भी बन गए, मगर मेरा नसीब न खुला। मेरी उम्र तेजी से पक्के सन की तरफ मनाजिल तय करती जा रही थी और माँ उम्र रसीदगी से बुढ़ापे की तरफ महुए सफर थी। मामू की घर बसाने की आरजू थकने लगी। उनके सर में भी चांदी के बाल चमकने लगे, लेकिन मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आया। अब दोनों के लिए मेरे वजूद का पहाड़ ऐसा बोझ उठाना मुश्किल हो गया। वो अब उठते बैठते कहती, जाने कितने रिश्ते कराए, किसी की दुआ न लगी, मेरी बेटी के भाग ना खुले। अम्मा बेचारी इसी फिक्र में सठियाने और मामू बाहर मिलने जुलने वालों के बीच मेरे रिश्ते के लिए इल्तिजा अमीज लहजे में बातें करने लगे। वालिद हयात थे तो घर में किसी शे की कमी ना थी। माँ ने मेहनत का दामन थामा। इज्जत में फर्क ना आया, मगर हैसियत में बहुत बड़ा फर्क आ गया था। पहले लोग उनको फारूक की बेगम कहते थे, फिर सिलाई वाली खाला नाम पड़ गया और अब वो रिश्ते कराने वाली मशहूर हो गई। तभी मेरे लिए कोई रिश्ता लेकर ना आता। हमारा घर भी क्या था, कई बरसों से सफेदी हुई और न टूट फूट की मरम्मत हो सकी। अब ये घर एक खंडर सी शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। दीवारों से प्लस्तर उखड़ गया था, नल टूट गए थे, पानी छत की टंकी और दीवारों से बहता था। बारिश में इस कमरे की छत जहाँ पानी की टंकी बनी थी झरझर बहने लगती थी। फर्नीचर 40 बरस पुराना लगता। ऐसे घर की लड़की कौन लेने आता है। अगरचे अम्मा ने पैसा पैसा जोड़कर अच्छा खासा जहेज जमा करके स्टोर में भर दिया। एक वक्त होता है कि लड़की सुनहरे ख्वाब देखती है, घर बसाने के, उसे सजाने के। ये ख्वाब फितरत का तोहफा होते हैं, लेकिन मुझ पर वो वक्त आ चुका था। मैं इन ख्वाबों को खुदा हाफिज कह चुकी थी। मामू एक रोज अखबार पढ़ते पढ़ते अम्मी जान से मुखातिब हुए। कुलसुम बाजी, रोज अखबार में तरह तरह के इश्तहारात नजर से गुजरते हैं। आज जरूरत रिश्ता का एक इश्तहार पड़ा। ख्याल आ गया, क्यों ना हम नाजू बेटी के लिए इस इश्तहार कंधा से राब्ता करें। मुमकिन है इस तरह हमारी बेटी की किस्मत खुल जाए। जैसी तुम्हारी मर्जी, माँ ने बेदिली से जवाब दिया और सिलाई में मशगूल हो गई। मामू ने अपने तौर पर इन लोगों से राब्ता कर लिया और हफ्ते बाद उनका जवाब भी आ गया। एक रिश्ता मेरे लायक था और लड़के वाले लड़की को देखने आना चाहते थे। मामू ने पता समझाया। अगले रोज 2 खवातीन एक नौजवान के हमरा आ गई। नौजवान 30 बरस का लगता था। मुमकिन है 2-4 साल ज्यादा उम्र का हो। मैं भी कब नौखेज लड़की रह गई थी, 27 साल की हो चुकी थी। नाजो के लिए तो इस उम्र का रिश्ता मौजू रहेगा। अम्मी बोली, देख मुन्ने भैया, कहीं पहले से शादीशुदा ना हो। अच्छी तरह छानबीन करूंगा बाजी। मामू भला क्या छानबीन करते, कतई अजनबी लोग। कोई जान ना पहचान लड़के की वालदा और बहन ने यकीन दिलाया कि हमारा बेटा बहुत नेक, शरीफ और ताबेदार है, खूब कमाऊ भी है। घर में अल्लाह का दिया सभी कुछ है और आप लोग चलकर हमारा घर देख लें। मामू ना तजर्बेकार, अकल भी ऐसी के जो कुछ कोई कहता यकीन कर लेते। वही इन लोगों का घर देखने गए और बड़ी तारीफें की कि अमीर लोग हैं। हमारी नाजों की खुशकिस्मती है जो हम जैसे गरीब लोगों में रिश्ता करने को तैयार हैं, वरना ऐसे टूटे फूटे घर में कौन आता है। वालदा कुछ तजब्बुब में थी कि लड़का अच्छी शक्ल का है, पढ़ा लिखा है, अमीर लोग हैं, घर भी शानदार है, किसी शे की कमी नहीं है, खूब कमाऊ है, शरीफ है, तो फिर क्यों गैरों में एक गरीब घर की लड़की पसंद। क्या उन्हें अपने हमपिल्ला रिश्ता नहीं मिला? आप ही, आप बहुत शक्की हैं, अजीबोगरीब बातें सोचती हैं। भाई, लोग सभी एक से नहीं होते। कुछ लोगों के नज़दीक अमीरी गरीबी के तफरीक पसंदीदा बात नहीं होती। शराफत और लड़की का तौर तरीका, सीरत सलीका उनके लिए अहमियत रखता है। हमारी नाजों में क्या कमी है? उन्होंने एक नज़र लड़की को देखा और पसंद कर लिया, बस यही काफ़ी है। बाजी, ये रिश्ता मत ठुकराइएगा। बड़ी मुश्किल से नाजों के बयाने की सबील निकली है, आज ये भी रद्द कर दिया। क्या खबर कल कोई दूसरा रिश्ता आए या ना आए। इतने अरसे से वालदा भी नमाज में वजीफे का सहारा लिए थी, अब रिश्ता आ गया था। दिल मजबूत करके इन लोगों को हाँ कह दी। मेरी शादी मुनीर से हो गई। उन्होंने मेरे साथ एक माह गुजारा। मैं के आई तो बड़ी सी गाड़ी में। मोहल्ले वाले हैरान के, रिश्ते कराने वाली खाला की बेटी की किस तरह इतने अमीर लोगों में शादी हो गई। एक माह बाद मुनीर ने बताया कि वो दुबई जा रहे हैं, वहाँ कारोबार करते हैं, छुट्टी पर आए थे, अब लौट कर जाना नागुजीर है, लेकिन कब तक वापस आना होगा। आपके बिना यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? अकेली क्यों रहोगी? तुमको तुम्हारे मेके छोड़ूंगा,
वहाँ जाकर बुलाने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़ेगा। बहुत जल्द मेरे पास बताती चलूं कि मुझे दो खवातीन उनके साथ रिश्ता देखने आई थी। शादी के बाद उनके साथ 4 दिन रखा, फिर मुझे कराची ले आए। बोले, मेरा मेन दफ्तर यहाँ है और एक फ्लैट भी है, तुम यहाँ रहोगी मेरे साथ। दुबई जाने लगे तो कहा कि एक दोस्त के घर छोड़कर जा रहा हूँ, यही तुमको मेरे पास दुबई पहुँचाएगा। चाहो तो मेके जा कर रह लो, लेकिन खानेवाल काफ़ी दूर है। सोच लो कहाँ रहना चाहोगी। जहाँ आप मुनासिब समझे वहीं रह लूँगी। मेरे ख्याल में तो फंसी के घर पर रहना बेहतर होगा। वो तुम्हारा पासपोर्ट, ज़रूरी कागजात बनवाएगा और तुमको मेरे पास भिजवाने का बंदोबस्त करेगा। लाजिम है तुम कराची में मौजूद रहो। हाँ, चाहो तो चंद रोज़ के लिए माँ से मिलाना। फंसी तुम्हें लेकर जाएगा। वो फंसी के घर मुझे ले गए थे, जहाँ एक बूढ़ी औरत और मुलाजिम था। बताया कि ये औरत फंसी की खाला है, भांजे के पास रहती है। तुम इनके पास रहोगी। जो भी हालात थे कबूल करना थे। अपने शौहर के खातिर मुनीर दुबई चले गए और मैं फंसी की खाला के पास आ गई। यहाँ से 2-4 बार अम्मी से बात हुई। वो मुतमईन थी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पूछा कि तुम्हारे मामू को भेजूं? अभी नहीं, जब मेरा वीज़ा आ जाएगा फ़ोन पर बता दो। आप और मामू आकर मिल जाना। एक माह पलक झपकते गुजर गया। इस दौरान फंसी हफ्ते हफ्ते भर घर न आया। इसके मुलाजिम ने बताया कि कारोबार के सिलसिले में जाते रहते हैं। खाना उनकी खाला बनाती हैं और मुलाजिम सौदा वगैरह लाता है। ऊपर के बहुत से काम करता है। मुझे उन्होंने अलग से एक कमरा दे दिया था। फंसी को गए 10 दिन हो गए थे। फिर एक दिन अचानक वो आ गया और कहा कि वीज़ा आ गया है, तैयारी कर लें, दुबई जाना है। मुनीर तो नहीं आ सका, मेरे साथ दुबई जाएंगी आप। जाने का वक्त भी आ गया। अम्मी से फ़ोन पर बात हुई। ये सब अचानक हुआ और अम्मी से मिलने का टाइम भी नहीं मिला। मैं फंसी के हमरा दुबई रवाना हो गई। एयरपोर्ट पर मुनीर लेने आया हुआ था। इसे देखते ही खुश हो गई। मैंने कहा कि अम्मी को फ़ोन पर बता दूं मैं आपके पास बाखैरियत पहुंच गई हूँ। वो फिक्रमंद थी। बोले कि हाँ, अभी होटल चलकर बात करा देता हूँ। मैंने कहा, होटल क्यों, क्या घर नहीं है? जवाब दिया, होटल चलकर ज़रा फ्रेश हो जाओ, खाना वगैरह खा लें, फिर घर भी चलते हैं। घर यहाँ से काफ़ी दूर है, 100 मील से कुछ ज़्यादा का फासला है, थकन हो जाएगी। ये दोनों मुझे होटल लेकर आ गए। खाना वगैरह खाया, फिर कहा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, तब तक हम एक काम से जाते हैं, 2-4 घंटे तक वापस आएंगे। अम्मी से तो बात करवा दो। हाँ, अभी करवाता हूँ, भूल ही गया था। उन्होंने मेरी बात कर अम्मी काफ़ी परेशान थी क्योंकि मुलाकात भी नहीं हो सकी थी। मैंने तसल्ली दी। बोली, मेरी मुनीर से बात कराओ। उसे कहा कि मेरी बेटी को परदेश ले गए हो, बहुत ख्याल रखना, उसे कोई तकलीफ नहीं देना। जवाब दिया, बेफिक्र रहिए खाला जी, आपकी बेटी है तो मेरी भी शरीक ज़िंदगी, इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। वालदा बेचारी क्या कह सकती थी सिवाय दुआ के, और क्या कर सकती थी। अब मैं उनसे दूर जा चुकी थी और किसी और के बस में थी। मगरिब के बाद ये लोग आए। कहा, तैयार हो, चलना है। मैंने मुंह धोकर कपड़े बदल लिए। वो मुझे एक शानदार घर लेकर आ गए। घर क्या था, महल था और हर चीज़ कीमती व आला थी। हर शे से अमरात टपक रही थी। मैं तो जैसे ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गई थी। ये ख्वाब यूं टूटा कि ये घर मेरा नहीं था और मुनीर मेरा शोहर मेरा ना था। ये लोग गलत लोग थे और गलत काम उनका कारोबार था। ये अपने वतन से गरीब और लावारिस लड़कियां लाते, यहाँ उनको दूसरों के हाथों में सौंप कर रुपया कमाने का जरिया बनाते थे। ये लोग देखभाल कर ऐसी चिड़िया पकड़ते जिनके पीछे कोई मजबूत आदमी नहीं होता। आगे क्या हुआ, मैं किन किन घटनाओं से गुजरी, ये एक तवील कहानी है और मुझ में रकम करने की ताप भी नहीं है। सुनती थी कि बांग्लादेशी औरतों को मुलाजमत और अच्छी जिंदगी का झांसा देकर लोग दूसरे मुल्कों, हत्ता कि हमारे वतन में नाजायज तरीकों से ले आते हैं और यहाँ लाकर फरोख्त कर देते हैं। इनसे मजलूम काम भी लेते हैं। इनकी बाकायदा मंडी लगती है। यहाँ खरीदने वाले इनको खरीद कर ले जाते हैं। गांव में ऐसी कई बांग्लादेशी लड़कियां और औरतें देखी थी जिनको देहाती अपने लिए शादी के गर्ज से खरीद कर लाए थे। इनमें बहुत सी बेचारी शादीशुदा और बच्चों वाली थी। वो अपने नसीबों को रोती थी। आज मेरा हाल उनसे भी बुरा था। मुझ ऐसी और भी थी जिनको मेरी तरह खरीद कर यहाँ लाया गया था, किसी से शादी करके, किसी को मुलाजमत का झांसा देकर, और अब वो दलदल में फंसी थी। कुछ दौलत की चमक की वजह से इस दलदल में रहने की आदी हो चुकी थी, लेकिन मेरी जैसी के दिल में इज्जत की पामाली का दर्द नासूर बनता जा रहा था। दिन रात दुआ करती थी। आखिर अल्लाह ने सुन ली और एक रोज़ एक ऐसा हमदर्द इंसान मिल गया जिसकी मदद से मैं इस दलदल से निकलकर अपने वतन लौट आने में कामयाब हो गई। यकीन नहीं आता था अपने घर आ चुकी हूँ। बड़ी हैरत थी कि कैसे मुआवजा हो गया और मैं वापस अपनी माँ के पास आ गई। अम्मा ने हाल सुना तो रोते रोते निढाल हो गई, लेकिन मुंह पर ताला लगा लिया।
کہ اپنی عزت خود اچھالنا نہیں چاہتی تھی۔ ہم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب بھی عورتیں سلائی کرانے کے لیے کپڑے لاتی ہیں، میرے بارے میں اماں سے سوال کرتی ہیں اور والدہ جواب دیتی ہیں جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا۔ بیٹی کی شادی ایک جوا ہے، منافع ہو کے خسارہ برداشت کرنا۔ وہ بہت ہمدردی کرتی، لیکن یہ خیر خواہ بیویاں باہر جا کر کہتی بیچاری نازو، اتنی اچھی لڑکی کی قسمت پھوٹ گئی۔ خالہ جی نے دسیوں رشتے کرائے، اپنی ایک بیٹی کا رشتہ صحیح جگہ نہ کرا سکی۔ ہمیں تو پہلے ہی یہ خدشہ تھا کہ امیر گھرانے میں دی ہے، خدا خیر کرے، اپنے سے اونچے لوگوں میں رشتہ جوڑیں گی تو ایسا ہی ہوگا۔ بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے نا، آخر کسی غریب کے گھر میں دیا ہوتا تو 2 وقت کی روٹی ملتی، مگر گھر تو ہوتا۔ والدہ کے کانوں میں جب ایسی باتیں پڑتی تو وہ خاموشی سے آنسو پہنچ کر مشین پر جھک جاتی۔ بھلا کیا مقابلہ تھا اس دنیا سے؟ سلائی مشین سے سنگت تھی سو نبھا رہی تھی۔ دنیا بڑی شفاف جگہ ہے اور لوگوں کی گز بھر زبانیں ہیں، کسی کو جواب دینا ہم جیسے غریبوں کے بس کی بات نہیں۔